नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, सर्पलोक की देवी। सर्पलोक की देवी, लेखक बिमल चटर्जी, आर्ट वर्क त्रिशूल कॉमिको। पिछले अंक सोने का मटका में हमने देखा कि सिंहद्वीप नामक देश पर देवदत्त नाम का राजा राज करता था। एक दिन जब वह शिकार खेलने गया तो संयोग से उसे दो तोतों की बातचीत से नील घाटी नामक तोतों के देश तथा वहां मौजूद चमत्कारी सोने के मटके के बारे में पता चला। राजा ने उस चमत्कारी मटके को प्राप्त करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह अपने उद्देश्य में सफल न हो सका तो उसने पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी उस चमत्कारी मटके को लाकर देगा उसे मुंह मांगा धन और ओहदा दिया जाएगा। उसी राज्य में श्रीधर और वीरधर नामक दो भाई रहते थे। श्रीधर के एक और वीरधर के 5 लड़के थे। जब उन्होंने भी यह घोषणा सुनी तो वे भी नील घाटी से चमत्कारी मटका लाने के लिए निकल पड़े। श्रीधर का लड़का गोपाल एक लंगड़े घोड़े को लेकर भाग्यवश सर्पलोक जा पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात वहां के राजा सर्पराज से हुई, जिसकी बेटी एक लंबे समय से मृत्युशैया पर सोई हुई थी। उसके वहां जाने से न केवल उसका लंगड़ा एवं भैंगापन दूर हो गया, बल्कि राजकुमारी को भी पुनः जीवन प्राप्त हो गया। अब आगे। महाराज, मुझे खुशी है कि एक तरफ जहां आपकी बेटी को नया जीवन मिला, वहीं मुझे भी अपने खोए हुए अंग वापस मिल गए। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे एक बहुत ही ज़रूरी काम से जाना है। यह कैसे हो सकता है बेटे? हम अपने मददगार को ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? वैसे भी तुम्हें कम से कम 3 दिन तो हमारे यहाँ रुकना ही होगा, क्योंकि नियम के अनुसार आज से 3 दिन के लिए हमारे लोक के सभी द्वार बंद किए जा चुके हैं और 3 दिन तक कोई बाहर नहीं जा सकता। चलो, राजकुमारी को नई जिंदगी मिलने की खुशी में आज का जश्न तुम भी हमारे साथ मनाओ। जैसे आपकी इच्छा महाराज, लेकिन जश्न में शामिल होने से पहले मैं अपने प्यारे घोड़े से जरूर मिलना चाहूंगा, जिसकी मेहरबानी से मुझे यह सुखद दिन देखने को मिला है। अवश्य, आओ मेरे साथ। पहले गोपाल अपने घोड़े से मिला। वाह दोस्त, मेरे साथ साथ तुम्हें भी अपनी खोई आंख मिल गई। वास्तव में तुमने यहाँ आकर बहुत अच्छा किया। उस दिन सर्पलोक में खूब शानदार जश्न मनाया गया। गोपाल 3 दिन तक सर्पलोक में आनंद पूर्वक रहा। चौथे दिन जब उसने सर्पराज से विदा मांगी, बेटा, मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने साथ मेरी बेटी को भी ब्याह कर लेते जाओ। तुम जैसा स्वस्थ, नेक और बुद्धिमान दामाद मुझे दूसरा कहाँ मिलेगा। फिर शिवाली भी तुम्हें बहुत पसंद करने लगी है। यह मेरा सौभाग्य होगा महाराज। शिवाली जैसी सुंदर एवं गुणवती पत्नी पाकर तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। राजा ने उसी दिन अपनी बेटी राजकुमार शिवाली का विवाह गोपाल के साथ बड़ी धूमधाम से कर दिया। विवाह पश्चात, अब हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। दिल तो नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें रोक भी नहीं सकता। जाओ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम दोनों के साथ है। और हाँ बेटा, मेरी ओर से यह उपहार भी स्वीकार करो और इन्हें अपने साथ लेते जाओ। मुझे विश्वास है जीवन में तुम्हें कभी धन की कमी नहीं होगी। इन थालों में हीरे, जवाहरात, मोती, पन्ना व सोना आदि सब कुछ है। ओह पिताजी, इस समय तो मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। भला इतना धन मैं कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा। आप ऐसा कीजिए, फिलहाल इन्हें अपने पास रख लीजिए। वापस लौटते वक्त या समय मिलने पर ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम उचित समझो। तब गोपाल अपनी पत्नी शिवाली के साथ अपने प्यारे घोड़े पर सवार हो सर्पलोक से बाहर की ओर चल पड़ा। सदा सुखी रहो मेरे बच्चों। एक स्थान पर पहुंचकर अचानक घोड़े ने हवा में उछाल भरी और अगले ही पल वह जैसे हवा में उड़ने लगा। स्वामी, आपका घोड़ा तो बहुत अद्भुत है। जमीन के साथ साथ यह आकाश में भी उड़ सकता होगा, यह तो मैंने सोचा भी नहीं था। यह जानकर तुम्हें और भी आश्चर्य होगा प्रिय कि यह पानी पर भी दौड़ सकता है। अच्छा। शीघ्र ही घोड़ा तालाब से बाहर निकला और जंगल में प्रविष्ट हो तीव्र गति से एक तरफ दौड़ने लगा। दोस्त, मैं एक बात तो तुमसे पूछनी भूल ही गया कि राजकुमारी की जीवनदायी हीरे की सुई तुम्हारे पैर में कैसे चुभ गई थी, और राजा देवदत्त के पास रहते हुए भी तुमने यह राज उन्हें क्यों नहीं बताया। सुनो दोस्त, किसी समय मैं इसी जंगल में रहता था और सर्पलोक से अच्छी तरह परिचित था, लेकिन एक बार मुझे एक घोड़े के व्यापारी ने पकड़ लिया और तुम्हारे देश के राजा को बेच दिया। कुछ ही समय में मैं राजा का सबसे प्रिय और वफादार घोड़ा बन गया। तब से वे हमेशा मुझ पर ही सवारी करते। आज से कई माह पहले एक दिन वे इसी जंगल में शिकार खेलने आए, लेकिन बदकिस्मती से मुसीबत में फंस गए। अचानक ही एक भयंकर शेर ने राजा पर आक्रमण कर दिया। उफ, यह अचानक कहाँ से आ मरा।
क्योंकि शेर ने अचानक आक्रमण किया था, इसलिए राजा और मैं दोनों ही जख्मी हो गए। आह! लेकिन मैंने साहस नहीं छोड़ा और राजा को लेकर किसी तरह भाग निकला। शाबाश शेरा, भागो और तेज भागो, वह शेर अब भी हमारा पीछा कर रहा है। शेर कुछ देर तक हमारा पीछा करता रहा, लेकिन फिर मैंने उसे काफी पीछे छोड़ दिया। काफी देर तक दौड़ते रहने के पश्चात जब राजा को राजकुमारी शिवाली के देश सर्पलोक का एक द्वार यानी वह तालाब दिखाई दिया तो राजा ने मुझे रोक लिया। मुझे बहुत प्यास लगी है शेरा, और मैं थक भी गया हूँ। दोनों कुछ देर यहाँ आराम कर लेते हैं। राजा ने मुझे खुला छोड़ दिया और स्वयं तालाब से पानी पीकर एक पेड़ के नीचे सुस्ताने लगे। विचरते विचरते अचानक ही वह हीरे की सुई मेरे पैर में चुभ गई। जब मैंने अपने पैर में चुभी हुई को देखा तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि वह सुई सर्पलोक की राजकुमारी की है, जिन्हें मैं आज़ादी के समय अक्सर जंगल में घूमते देखा करता था। इस सुई के चुभे रहने से मैं लंगड़ा हो जाऊंगा, लेकिन कोई बात नहीं, इस बहाने मुझे अपने मालिक के स्वभाव के बारे में अवश्य मालूम हो जाएगा कि वे मुझे कितना चाहते हैं। यदि वे मेरी परीक्षा में सही उतरे तो मैं उन्हें यह राज बता दूंगा, वरना। शीघ्र ही मेरी शंका सच साबित हुई। राजा सुस्ताने के बाद मुझ पर सवार होकर अपने महल की ओर चल पड़ा। अरे, तुम तो भैंगे होने के साथ साथ अब लंगड़े भी हो गए हो शेरा। माफ करना मित्र, अब तुम मेरे काम के नहीं रहे। और महल में पहुंचकर इसने आज मेरी जान जरूर बचाई है, लेकिन अफसोस अब यह मेरे काम का नहीं रहा, क्योंकि इसने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए इसे मरवाने में मुझे दुख होगा। ऐसा करो, तुम इसे ले जाकर बीमार घोड़ों के साथ बांध दो। आह, राजा कितना स्वार्थी है। जो आज्ञा महाराज। इसलिए मैंने राजा को यह भेद नहीं बताया, लेकिन जब तुमने अन्य स्वस्थ घोड़ों के होते हुए भी सवारी के लिए मुझे चुना तो मैं बहुत खुश हुआ, और उसी समय मैंने सोच लिया था कि तुम जैसे नेक इंसान की मैं अवश्य मदद करूंगा। ओह, तो यह है सारी कहानी। खैर दोस्त, कम से कम मैं तो तुम्हारा एहसान कभी नहीं भुला पाऊंगा। तभी शिवाली बोल उठी, स्वामी, आपने मुझे यह तो बताया नहीं कि आप इस समय कहाँ जा रहे हैं। यह मार्ग तो किसी नगर या देश को नहीं जाता, बल्कि यह मार्ग तो हमें जनजीवन से दूर करता जा रहा है। तुम बिल्कुल ठीक समझी प्रिय, हम इस समय नील घाटी की ओर जा रहे हैं। नील घाटी? हाँ प्रिय, वहां से मुझे एक सोने का जादुई मटका लाना है। फिर गोपाल ने उसे सारी बात बता दी। गोपाल की बात सुनकर शिवाली का चेहरा हर्ष से खिल उठा। अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है स्वामी। नील घाटी की राजकुमारी मेरी घनिष्ठ सहेली है। मुझे विश्वास है कि वह हमारी मदद अवश्य करेगी और मटका आपके हवाले कर देगी। यह तुम क्या कह रही हो प्रिय? नील घाटी में इंसानों का नहीं, बल्कि लाल रंग के तोतों का वास है। यह बात मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। फिर भला वहाँ की कोई राजकुमारी कैसे हो सकती है? यह एक लंबी व दुख भरी कहानी है स्वामी। सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। किसी समय नील घाटी में इंसानों का ही राज था, लेकिन किसी के जादू या श्राप से वे सब लाल तोते बन गए। स्वयं मेरी सहेली राजकुमारी कंचना भी। ओह, किस जादूगर ने उन्हें तोता बनाया और क्यों? यह सब मैं नहीं जानती। मेरी सहेली कंचना का बस इतना ही संदेश मुझे मिला था कि उन्हें किसी ने तोता बना दिया है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। इस सिलसिले में मैं अपनी सहेली के पास जाना भी चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पैर से जीवनदायिनी सुई निकल गई और मैं कई माह के लिए मृत्यु की गोद में सो गई। लेकिन तोता या तोती बन जाने के बाद तुम्हारी सहेली तुम्हारी मदद क्यों और कैसे करेगी, जबकि वह सोने का मटका उनके लिए हमसे ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मेरी जानकारी के अनुसार तो वे सब उसी मटके से खाने पीने व जरूरत की वस्तुएं जुटाते हैं। आपका कहना ठीक है स्वामी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वहां पहुंचने पर मटका प्राप्त करने की कोई न कोई राह जरूर निकल आएगी। ठीक है, वहां चल तो रहे हैं, जैसा होगा देखा जाएगा। मुझे तो वह मटका हर कीमत पर चाहिए, चाहे उसे हासिल करने के लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। प्रभु ने चाहा तो सब ठीक ही होगा। उसके बाद दोनों खामोश हो गए, जबकि घोड़ा उस समय भी हवा से बातें कर रहा था। देखते ही देखते उसने कई समुद्र पार कर लिए। 7 समुद्र और 2 पर्वत पार करने के बीच गोपाल को कई दुर्गम एवं भयानक रास्तों से गुजरना पड़ा। नाना तरह के भयंकर जानवरों व पक्षियों से सामना करना पड़ा। फिर घोड़े ने जैसे ही तीसरा पर्वत पार किया। यही है नील घाटी। उन पेड़ों के झुरमुटों की दूसरी ओर पहुंचते ही हमें राजकुमारी कंचना का राजमहल दिखाई देने लगेगा। चलो, सफर खत्म हुआ, बस अब किसी तरह वह सोने का मटका प्राप्त करना है। देखते हैं तुम्हारी सहेली हमारी पेशकश आसानी से मानती है या नहीं।
परंतु जैसे ही वे पेड़ों की दूसरी ओर पहुंचे, सावधान दोस्त, तोतों का वह झुंड खतरनाक इरादे से हमारी ओर ही आ रहा है। शायद उनका इरादा तुम पर आक्रमण करने का है। हे ईश्वर, मदद करना, वरना इतने सारे तोतों से निपटना तो किसी के बस की बात नहीं। शीघ्र ही तोतों के झुंड ने उन पर धावा बोल दिया। उफ, बड़ा मुश्किल है इनसे पार पाना। हे ईश्वर, मैं अपने स्वामी को इनसे कैसे बचाऊं? अचानक शिवाली के दिमाग में एक विचार कौन था। अगले ही पल वह घोड़े से उतर तोतों को संबोधित करती हुई चीख उठी, ठहरो राजकुमारी कंचना के सैनिकों, अपना आक्रमण बंद करो। हम तुम्हारी राजकुमारी के दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हैं। शिवाली की बात का सभी तोतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। उन्होंने तुरंत आक्रमण बंद कर दिया। तुम कौन हो लड़की, और हमारी राजकुमारी को कैसे जानती हो? मैं सर्पलोक की राजकुमारी शिवाली हूँ और तुम्हारी राजकुमारी मेरी सहेली है। यदि विश्वास न हो तो तुम हमें अपनी राजकुमारी के पास ले चलो। ओह, यदि यह बात आप पहले ही बता देती तो व्यर्थ में इतना खून खराबा नहीं होता। खैर, आप हमारे पीछे आइए। शीघ्र ही तोतों का पीछा करते हुए गोपाल और शिवाली किले के मुख्य द्वार पर जा पहुंचे। लीजिए, आ गया किला। अब शीघ्र ही हमारी मुलाकात राजकुमारी कंचना से होगी। वह तो ठीक है प्रिय, लेकिन देखना यह है कि तुम्हारी सखी अब हमारे साथ किस तरह पेश आती है। तुम अपना घोड़ा यहीं छोड़ दो और भीतर जाओ, लेकिन ध्यान रहे कोई शरारत करने की कोशिश मत करना, वरना नाहक ही जान से हाथ धो बैठोगे। चिंता न करो, हमारी ऐसी कोई नियत नहीं है। फिर तुम स्वयं अपनी आंखों से देख लेना कि राजकुमारी हमारा कैसा स्वागत करती है। अपना घोड़ा बाहर छोड़कर गोपाल और शिवाली उस तोते के पीछे पीछे महल के भीतर प्रविष्ट हुए। फिर चलते चलते वे जैसे ही एक कक्ष में पहुंचे, आहा, राजकुमारी शिवाली मेरी सखी, राजकुमारी कंचना मेरी सखी, यह तुम हो? हाँ सखी, सच, तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। कैसा संयोग है जो हम ऐसी स्थिति में मिल रहे हैं सखी। मुझे तो तुम्हें इस रूप में देखकर बहुत दुख हो रहा है। होने को भला कौन टाल सकता है सखी, शायद यह मेरे भाग्य में लिखा था। ठहरो, पहले तुम उस सिंहासन पर बैठो, फिर बातें होंगी। यह तो वास्तव में राजकुमारी की सहेली निकली। अरे हाँ, मैं इस भद्र पुरुष का परिचय पूछना तो भूल ही गई। कौन है ये? ये मेरे पति हैं। क्या सच? लेकिन तुमने विवाह कब किया? बस 15 दिन पहले ही। फिर शिवाली ने उसे अपने विवाह के बारे में सब कुछ बता दिया। तुम निसंदेह भाग्यशाली हो सखी, जो तुम्हें इतना खूबसूरत और स्वस्थ पति मिला, और एक मैं हूँ। खैर, अब तुम आ गई हो तो मुझे विश्वास है कि हमें हमारा पुराना रूप फिर मिल जाएगा। तुम बैठो, आप भी बैठिए जीजा जी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।